आपने डॉक्टर एज अ प्रोफेशन क्यों चूज किया? एक्चुअली जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब 9th से ही मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ किया था। बचपन से ही मेरा सपना था एक डॉक्टर बनने का। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया? हाँ, मैंने BDS में भी टॉप किया यूनिवर्सिटी में, जसलोक में कंसल्टेंट की पोस्ट मिली और वहाँ पर भी मैंने अपना काम चालू किया। फिर आप जबलपुर कैसे आए? मतलब आप पहले बॉम्बे में थे तो एकदम स्टैब्लिश हो गए थे, तो व्हाट मेड यू कम बैक टू योर होम टाउन? जबलपुर खैर मेरा होम टाउन था, पेरेंट्स यहीं थे। हालांकि बॉम्बे में मैं बहुत अच्छे से सेटल हो गया था और जसलोक में कंसल्टेंट था। वहाँ पर मेरे एक मित्र की पॉलीक्लिनिक में नेपियन सी रोड जैसी जगह पर मेरी क्लिनिक एस्टेब्लिश हो गई थी। मेरे चाचा ने वहाँ एक सबअर्ब में पूरा एक फ्लोर ले लिया था कि हम आगे चल के उसमें हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आग्रह हुआ, विशेषकर मेरी मदर का, फिर एक तो पंडित रामेश्वर गुरु जो हमारे परिवार के बहुत ही नज़दीक थे, उनका भी ये कहना था कि जिस मिट्टी में पले बड़े हो उसकी आगे सेवा करो। आपने जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बारे में नहीं बताया कि सतना बिल्डिंग से जबलपुर हॉस्पिटल का सफ़र कैसे हुआ? तो उस दौरान क्या था कि कुछ सुविधाओं की कमी थी, प्रिमिटिव। उस समय मेडिकल साइंस में भी जबलपुर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था और यहाँ से मेडिकल कॉलेज बहुत दूर था। रास्ते में साइकिल रिक्शे में जाते जाते कई लोगों की मौत हो जाती थी। तो अभी जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पर एक पुराना बंगलो हुआ करता था। ओके। तो बंगलो हम लोगों ने धीरे धीरे परिवार के मदद से ज़मीन और बंगलो लिया और हमारे आर्किटेक्ट थे कलंत्री साहब, उनको लेके गए कि इसमें आप कुछ रेनोवेशन करके कुछ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, रेनोवेट करने लायक नहीं है, 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है ज़्यादा, तो वो टूटने का डर रहेगा। तो उन्होंने कहा हम उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना देते, तो ग्राउंड फ्लोर में आपकी क्लिनिक और आपका छोटा मोटा हॉस्पिटल, OT और थोड़े से रूम्स हो जाएंगे, ऊपर आपका घर बन जाएगा। I still remember being a kid, I often used to visit my father's dental clinic. Standing beside him, seeing him work on patients with full dedication and calm, I used to feel really fascinated. The smell of the clove oil and the sound of the drill used to really make me feel when I would become a dentist. And I never knew that those moments were actually shaping my future. Hi, I am Dr. Brinda Dhiravani Nevada, an endodontist, a root canal specialist working at Jabalpur Hospital and Research Center for the past 8 years. Today's podcast is about generation in dentistry, from revolution to evolution. And today we have a very special guest, my mentor, the director of Jabalpur Hospital and Research Center, the HOD of the Dental Department of JHRC, my father, Dr. Rajesh Dhiravani sir. Dr. Rajesh Dhiravani sir is a renowned maxillofacial surgeon who's been practicing for the past 40 years. His expertise is in changing lives and transforming smiles. I welcome you, Papa. आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि डॉक्टर धीरावानी की डॉक्टर जर्नी कैसे चालू हुई। उसके अलावा हम डेंटल डिजीजेस जैसे कि डेंटल केरीज, गम डिजीजेस, ओरल कैंसर के बारे में भी जानेंगे। एवोल्यूशन इन डेंटिस्ट्री, क्योंकि डॉक्टर धीरावानी इतने सालों से काम कर रहे हैं तो उन्हें एवोल्यूशन के बारे में काफ़ी ज्ञान है कि एक अमेलगम एरा की डेंटिस्ट्री से लेकर आज डिजिटल डेंटिस्ट्री आ गई है, उन्होंने पूरा सफ़र देखा है। हमें आज उनके सब्जेक्ट जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। उसके अलावा वो एक टीचर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे हम वो भी उनसे जानेंगे। वेलकम डॉक्टर हीरावानी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम एंड for this podcast. Thank you, Brenda, for inviting me to this. Yeah. तो शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। आपने डॉक्टर एज अ प्रोफेशन क्यों चूज किया? और हमारे फैमिली में तो कोई भी इस फील्ड से नहीं है, तो आपको किसने इंस्पायर किया ये प्रोफेशन चूज करने के लिए? एक्चुअली जब मैं स्कूल में पढ़ता था
तब 9th से ही मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ किया था। बचपन से ही मेरा सपना था एक डॉक्टर बनने का। मैं जब भी कभी किसी हॉस्पिटल के सामने से गुजरता था या किन्हीं डॉक्टर से, जैसे हमारी फैमिली फिजिशियन से मिलता था या घर के किसी व्यक्ति के लिए जाना होता था, तो मैं बहुत फैसिनेट होता था कि ये शायद एक आइडियल प्रोफेशन है जिसमें हमको लोगों की सेवा करने का, लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मौका है। तो उसी वजह से हमने बचपन से ही बायोलॉजी सब्जेक्ट से किया और उसके बाद हमने उसको परस्यू किया कि उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, कई सालों की तपस्या होती है, और यही एक वजह है जो मैंने ये मेडिकल प्रोफेशन चुना। So why BDS and not why MBBS? उसके पीछे भी एक कहानी है। मैं जो भी डॉक्टर बनना चाहता है हमेशा एक MBBS डॉक्टर ही बनना चाहता है। मैंने भी जो प्री मेडिकल टेस्ट है वो MBBS के लिए ही दिया था। पहले जब मैंने टेस्ट दिया तो उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया और करीब करीब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो ही गया था। लेकिन उसी वक्त अर्जुन सिंह साहब की सरकार आई और मध्य प्रदेश में उन्होंने जो SC/ST का जो कोटा बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से हम लोगों का, जिन मेरे साथ और भी कुछ साथी थे जिनका नाम उसमें से कट गया, हम लोग की पूरी मध्य प्रदेश की एक मेरिट लिस्ट बनती थी, उसमें से नाम कट के हम लोगों को फिर से इसमें वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया। लेकिन उस वक्त फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, बाद में भी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई। उसके बाद हमने सेकंड अटैम्प्ट दिया। सेकंड अटैम्प्ट तब तक हमने BSc सेकंड ईयर कर लिया था, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के माध्यम से, जूलॉजी, बॉटनी के माध्यम से। उस वक्त थोड़ी सी कम तैयारी के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया, तब भी वेट लिस्ट में आया था। थर्ड टाइम ऐसा कुछ हो गया कि हमने BSc तब तक कंप्लीट कर लिया था और फिर से थर्ड टाइम भी मैंने अटैम्प्ट किया। उस समय सीटें बहुत कम थी और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट बैठते थे। और मुझे अच्छे से याद है कि सब मिला के 512 सीट पूरे मध्य प्रदेश में होती थी और बहुत टफ कंपटीशन होता था। तो उस वक्त भी मेरा वेटिंग में सबसे टॉप पर था मेडिकल के लिए। लेकिन उस वक्त मैंने BDS का भी फॉर्म भरा था, तो BDS में मैं टॉप आ गया और मेरा एडमिशन, तो मेरे सारे जितने भी जो गाइड थे उन्होंने कहा नहीं, तुमको डेंटिस्ट्री ले लेना चाहिए, डेंटिस्ट्री भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। और फिर मैंने डेंटल कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया। उसके करीब लेने के बाद 2-2.5 महीने बाद जब वेट लिस्ट क्लियर हुई तब मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया था। लेकिन तब तक मेरा इंटरेस्ट डेंटिस्ट्री में जाग गया था और मेरे जितने भी वहाँ टीचर्स थे डेंटल कॉलेज में, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट, डोंट लीव इट। और मैं बहुत अच्छा कर रहा था वहाँ पर, जो फर्स्ट मंथली जो टेस्ट होते थे उसमें भी मैंने बहुत अच्छा किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं डेंटिस्ट्री में आ गया, बट मैं रिपीट नहीं करता हूँ, बिकॉज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया? हाँ, मैंने BDS में भी टॉप किया यूनिवर्सिटी में। फिर बॉम्बे में मैंने MDS हाउस ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में किया। मेरा पहले से ही सपना था जब मैं डेंटिस्ट्री कर रहा था कि मुझे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करना है, क्योंकि यह सब्जेक्ट एक ब्रिज है इन बिटवीन डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन। तो वो भी था और बड़ी फैसिनेटिंग ब्रांच है। मैं लोगों को देखता, हाउस जॉब के दौरान मैं अपने सीनियर्स को सर्जरी करते देखता था, तो मैंने उसी के लिए प्रयत्न किया और वो मेरा सिलेक्शन जो है ऑल इंडिया बेसिस पे, क्योंकि उस वक्त बहुत कम जगह मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में MDS हुआ करता था। बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, ये 3 ही शहर थे, और शायद अहमदाबाद, ऐसे 3 शहर थे जहाँ सिर्फ 2-2 सीट थी। तो चूँकि मेरा डोमिसाइल नहीं था, मेरा डोमिसाइल मध्य प्रदेश का था, तो ऑल इंडिया कोटा एक होता था, जो एक सीट उसकी बॉम्बे में थी, एक लखनऊ में थी। तो बॉम्बे लखनऊ दोनों में कंपटीशन में जब मैं बैठा तो दोनों जगह हो गया था। मैंने बॉम्बे, चूँकि इधर था, मेरे चाचा वगैरह थे, तो इसलिए मैंने बॉम्बे चूज़ किया और इस तरह से मैं एंटर किया। वहाँ भी मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में टॉप किया और वहाँ पर मुझे डॉक्टर जिनवाला अवार्ड भी मिला।
और आप बॉम्बे फिर कितने साल रहे? उसके बाद 3 साल तो ये MDS का रहा। उसके बाद मैंने जसलोक हॉस्पिटल में मुझे जूनियर कंसल्टेंट की पोस्ट मिली। फिर मुझे अब्रॉड जाने का भी मौका मिला। वहाँ पर भी मैंने कुछ फेलोशिप्स की हैं। मैक्सिलोफेशियल की भी और भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्रेनियोफेशियल ट्रॉमा, ओरल कैंसर, ये और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स, उसमें भी मैंने फेलोशिप की। और जब मैं आया तो मुझे जसलोक में कंसल्टेंट की पोस्ट मिली और वहाँ पर भी मैंने अपना काम चालू किया। फिर आप जबलपुर कैसे आए? मतलब आप पहले बॉम्बे में थे तो एकदम स्टैब्लिश हो गए थे, तो व्हाट मेड यू कम बैक टू योर होम टाउन? जबलपुर खैर मेरा होम टाउन था, पेरेंट्स यहीं थे और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त और ख़ासकर मेरी मदर का ये बहुत ज़्यादा आग्रह था कि जबलपुर आओ। हालांकि बॉम्बे में मैं बहुत अच्छे से सेटल हो गया था और जसलोक में कंसल्टेंट था। वहाँ पर मेरे एक मित्र की पॉलीक्लिनिक में नेपियन सी रोड जैसी जगह पर मेरी क्लिनिक एस्टेब्लिश हो गई थी। मेरे चाचा ने वहाँ एक सबर्ब में पूरा एक फ्लोर ले लिया था कि हम आगे चल के उसमें हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एक हॉस्पिटल इंडोर की भी ज़रूरत पड़ती है, ओटी की ज़रूरत पड़ती है। तो भी हो गया था। वाइफ मेरी गायनिकोलॉजिस्ट थी, उसको भी हॉस्पिटल सेटअप की ज़रूरत पड़ती। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ ले लिया था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आग्रह हुआ, विशेषकर मेरी मदर का, फिर एक पंडित रामेश्वर गुरु जो हमारे परिवार के बहुत ही नज़दीक थे, उनका भी ये कहना था कि जिस मिट्टी में पले बड़े हो उसकी आगे सेवा करो। तो शायद उनकी बात भी मेरे दिल पे लगी और मुझे वहाँ से सब छोड़ के एक छोटी सी क्लिनिक मैंने सतना बिल्डिंग में किराए की एक जगह थी, वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की। वहाँ भी मैंने करीब 8 साल 8 साल उस क्लिनिक में मैंने काम किया और फिर तो मन ही लग जाता है। एक बार पेशेंट्स आपके पास आना शुरू होते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, पहले दिन मेरे पास 19 पेशेंट थे। That's a lot. दूसरा दिन मेरे पास 35 पेशेंट्स थे। अच्छा। उस समय मेरे पास कोई एक्सपर्ट असिस्टेंट्स नहीं थे, तो मैं शुरुआत 8 बजे सुबह करता था, रात को 12 बजे तक काम करता था। और फिर तो ये चला और And it was a one seat, one dental chair set. उस समय वन डेंटल चेयर। 2-3 साल बाद मैंने एक और डेंटल चेयर लगाई थी जिसमें दोनों में बारी बारी से काम करता था। और फिर तो हालत ये हुई कि लोग 6 बजे से आके लाइन लगाते थे, सुबह 6 बजे आके, क्योंकि इंदौर बिलासपुर आती थी, बाहर के भी बहुत मरीज आते थे। मॉडर्न डेंटिस्ट्री शुरू करने वाला मैं पहला व्यक्ति था। मध्य प्रदेश में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करने वाला पहला व्यक्ति था। You were the only maxillofacial surgeon then in MP. राइट। एंड काफ़ी तरह के फेशियल ट्रॉमा के केस, फेशियल सर्जरी केस, ट्यूमर्स और ओरल कैंसर के केस और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के केस, ये सब आने लगे। डेंटिस्ट्री तो थी ही। मैं पहला व्यक्ति था जिसने यहाँ पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट शुरू किया। हाँ, मैं बोलने वाली थी कि पहले तो ब्रिज शुरू किया। पहले एक्सट्रैक्शंस ही बोलते थे। एक्सट्रैक्शन और पार्शियल डेंचर देते थे लोग, या पूरी बत्ती सी बनाते थे। लेकिन ये ब्रिज वगैरह का मैंने शुरुआत की। फिर ईयर 91-92 में जाके मैंने इम्प्लांट्स भी शुरू की। आई एम द पायनियर इन इंडिया। वी वर 3-4 persons those who went to US to learn implant devices. तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस समय मरीज़ों को बीच में अवेयरनेस नहीं थी। मरीज़ों से बात बहुत करना पड़ती थी। उनको समझाना पड़ता था। इस तरह से समझाता था कि अगर दर्द में आए हो तो इस दर्द को तो हम आज ठीक कर देंगे। वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने शुरू में नहीं तैयार होते थे। तो उनको कहता था कि चलो आज तुम करा लो, दवाइयाँ ले लो, कल बताना मुझे या परसों बताना कि दांत बचाना है कि निकलवाना है। जब एक बार दर्द गायब होता था तो बोलते नहीं बचाओ। इस तरह से रूट कैनाल। क्योंकि मैं भी अभी आपके साथ प्रैक्टिस करती हूँ, तो आज भी आपके सतना बिल्डिंग वाले पेशेंट्स आते हैं और वो लोग यही बोलते हैं कि आपके पापा ने मेरा दांत बचाया है, 20 साल पहले से दांत बचाया है। खैर मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते हुए 45वां साल जब है, 45 साल हो गए। तो पहले तो 9 लोगों के पास एरोटर होते थे,
केबल आर्म होती थी जी या वो हैंगिंग मोटर होती थी, उससे करते थे। एरोटर मैं पहली बार लाया, अच्छा लाइट क्योट सिस्टम में पहली बार लाया, जो अल्ट्रावायलेट लाइट से जी। अपन फिलिंग करते हैं, यस कॉस्मेटिक फिलिंग वगैरह। अल्ट्रासोनिक स्केलर में पहले से लाया, वो लोग हाथ से करते थे। ब्रिज का काम, जो फिक्स ब्रिज वगैरह का काम शुरू किया। जी सर्जिकल प्रैक्टिस यहाँ हमने पहली बार शुरू की, माइनर एंड मेजर सर्जरी। तो उससे एकदम से नाम बढ़ा। बड़ा और यहाँ पर विदर्भ में भी कोई नहीं था मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ओके तो मुझे इंदौर, भोपाल, रायपुर और नागपुर इस जगह बुलाया जाने लगा सर्जरी करने के लिए। ओके तो मैं संडे चूज करता था, वहाँ वो लोग कलेक्ट करके रखते थे। एक एक संडे मैंने चूज करके रखा था। हर सिटी तो इन 5 सिटी में मैं हर संडे ओके जाया करता था प्रैक्टिस करने। संडे भी मेरी छुट्टी नहीं थी। हाँ शुरू शुरू के दिनों में मैं जब संडे को शुरू करता था और सोचता था शाम को बंद करेंगे, जी तो कभी होता ही नहीं था। सुबह प्रैक्टिस 8 बजे शुरू की, शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, तो फिर मैंने बंद करना शुरू किया। इस दौरान ये बाहर से कॉल्स आने लगे, ओके तो फिर बाहर ट्रेवल करना शुरू किया। जी तो इस तरह से जो शुरुआत है, संघर्ष भरी यात्रा, जिसको कहेंगे मरीज बहुत थे, जी संघर्ष भरी यात्रा की मेहनत बहुत ज़्यादा। हाँ जी बिकॉज यू वर द वन आर्मी मैन टू डू एवरीथिंग उसके बाद 3-4 साल बाद मेरे पास कुछ लोग आने लग गए, ओके जो इंदौर से, नागपुर से, डेंटल कॉलेज से, जो मैंने डेंटल सर्जन, उनको पता चला तो वो आके मेरे पास ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते थे, तो उनको काम भी सिखाते थे। जी और लेकिन मैंने देखा कि थोड़ा सा ट्रेनिंग किसी किसी डेंटल सर्जन की ऐसा लगता था जैसे अधूरी है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मैंने जिस तरह की प्रैक्टिसेस की हैं, देखी हैं, तो उससे लगता था कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक सपना था कि हम एक डेंटल कॉलेज बनाएंगे, या उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे, या डेंटल कॉलेज बनाएंगे। और इवेंचुअली वो सपना भी धीरे धीरे पूरा हुआ। पहले मैं अपना डेंटल कॉलेज बनाना चाहता था, फिर विकर्णी सभा, जी तो उन लोगों ने अप्रोच किया, तो फिर उनके साथ एक विकर्णी डेंटल कॉलेज बना। और आज मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि हम उसमें हमारे और भी कलीग्स के साथ हम अच्छी शिक्षा उनको दे पा रहे हैं। जी थोड़ा सा मैं रिवाइंड करूंगी। आपने जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बारे में नहीं बताया कि सतना बिल्डिंग से जबलपुर हॉस्पिटल का सफर कैसे हुआ। वो भी एक सडन एक्सीडेंट ही कहूँगा मैं। मेरे पास उस समय मेडिकल कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर कौल, डॉक्टर मुंजाल और मिसेस मुंजाल, और ये सब जितने, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, ये सब जितने सीनियर लोग हैं मेरे पास इलाज के लिए आते थे। कई सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट, कई और भी शहर के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे। और उस समय जो मेरे सर्जिकल केसेस हैं, मैं पहले डॉक्टर MP गुप्ता साहब के हॉस्पिटल में, और बाद में डॉक्टर जामदार मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनके हॉस्पिटल मैंने ऑपरेट करना शुरू किया था। तो उस दौरान क्या था कि कुछ सुविधाओं की कमी थी, प्रिमिटिव। उस समय मेडिकल साइंस में भी जबलपुर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। सिंगल स्पेशलिटी के नर्सिंग होम्स थे, या गायनेक के, या 1-2 सर्जिकल नर्सिंग होम्स थे। किसी के पास बॉयल सेपरेटस नहीं होता था। तो ये सब देखते हुए, और यहाँ से मेडिकल कॉलेज बहुत दूर था, रास्ते में साइकिल रिक्शे में जाते जाते कई लोगों की मौत हो जाती थी। चूँकि मुझे भी एक ऐसा लगता था कि एक छोटा मोटा सेटअप होना चाहिए, तो अभी जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पर एक पुराना बंगलो हुआ करता था। ओके तो बंगलो हम लोगों ने धीरे धीरे परिवार के मदद से ज़मीन और बंगलो लिया, और हमारे आर्किटेक्ट थे कलंत्री साहब, उनको लेके गए कि इसमें आप कुछ रेनोवेशन करके कुछ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, रेनोवेट करने लायक नहीं है, 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है ज़्यादा, तो वो टूटने का डर रहेगा। तो उन्होंने कहा हम उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना देते। तो ग्राउंड फ्लोर में आपकी क्लिनिक और आपका छोटा मोटा हॉस्पिटल, OT और थोड़े से रूम्स हो जाएंगे, ऊपर आपका घर बन जाएगा। वहाँ से शुरुआत हुई। इस दौरान जितने हमारे सीनियर आते थे, तो उनने कहा कि हम लोग रिटायर होने वाले हैं, हम लोग को भी एक चेम्बर, या जैसे डॉक्टर कौल बोली मेरा बेटा भी पीडियाट्रिशियन बन रहा है, तो उसमें एक हमको एक पीडियाट्रिक का सेटअप बनाना चाहिए, अब तुम अस्पताल बना ही रहे हो। उसी दौरान डॉक्टर RS शर्मा कार्डियोलॉजिस्ट नए नए आए थे, वो आए कि हमको एक ICU बनाना चाहिए, मैं अटैच होने तैयार हूँ।
डॉक्टर जामदार जो मेरे दोस्त हैं कि टोटल हिप ओनली शुरू करना है और एक मॉडर्न ऊटी बनाना चाहिए, तो चलो अपन मिल के करते हैं। तो इस तरह से लोग जुड़ते गए, हालांकि उनका कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जुड़े और एक टीम बनी। तो वो इस तरह से 100 बेडेड हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ते गए। पहले 3 साल में बहुत स्ट्रगल था। मुझे याद पड़ता है कि हम लोग सुबह 8 बजे काम शुरू करते थे, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक कई बार काम करते थे, क्योंकि नेचुरली धीरे धीरे मरीज आना शुरू हुए। 3 साल तक काफ़ी स्ट्रगल होता था। पूरे शहर से लोग जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मरीज होते थे अपने यहाँ डंप कर रहे हैं। जैसे कहते मेडिकल कॉलेज में तो बोले नहीं, जबलपुर हॉस्पिटल बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं तो वहाँ जाइए। तो काफ़ी क्रिटिकल मरीज भी आने लग गए। तो जब उनके ट्रीटमेंट में सफलता मिली तब एक नए दौर की शुरुआत हुई और जबलपुर हॉस्पिटल धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिसको फिर 100 बिस्तर से 250 बिस्तर 300 बिस्तर कार्डियोलॉजी सेटअप और ये सारे सेटअप आए। इट्स वेरी इंस्पायरिंग, योर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। बात करते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की। तो हमारी इस फील्ड में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे पास हैं अभी? एक्चुअली डेंटिस्ट्री में काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में मैं ब्रीफ देना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट की बात करता हूँ। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में जो हम लोग को सिखाया जाता है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ तो करते ही हैं, उसके अलावा जो विजडम टीथ उसकी सर्जरी होती है, उसके अलावा आपके यहाँ सिस्ट वगैरह हो जाती है जॉज में, उसका सर्जरी होती है। लोगों के जबड़े टूट जाते हैं, फेस की बोन्स टूट जाते हैं, तो इसका इलाज हम लोग एडमिट करके ही नेचुरली करते हैं। उनको इमरजेंसी में आने पर ट्राइज का पूरा ट्रीटमेंट देते हैं और फिर बाद में डेफिनेटिव सर्जरी करते हैं। लोगों को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की प्रॉब्लम, जो प्रिकिंग वगैरह होता है जॉइंट्स में, तो उसकी सर्जरी हम लोग करते हैं। फिर फेस की कॉस्मेटिक सर्जरी, जबड़ों के किसी के नीचे के जबड़े निकले हों, कि ऊपर के दांत वार के साथ में जबड़े निकले हों, उनकी ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी करते हैं। बच्चों के जो जन्मजात जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट होते हैं उसकी भी सर्जरी करते हैं। तो ये सारी जो अलग अलग तरह की विधाएं, इवन अब तो हम लोग क्रेनियोफेशियल सर्जरी, जो स्कल बोन्स टूटती हैं तो न्यूरोसर्जन के साथ वो लोग हेड इंजरी का इलाज करते हैं, लेकिन स्कल बोन को जोड़ने का काम, उनका फ्रैक्चर वगैरह काम हम लोग करते हैं। फिर स्कल के बेस की सर्जरी होती है, वो भी एक्सेस ऑस्टियोटमी करके स्कल के बेस के ट्यूमर्स वगैरह हम लोग निकालते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स की सर्जरी, तो उसमें बहुत ही वृहद है। और आजकल हम लोग एस्थेटिक सर्जरी बहुत करते हैं, जो मैक्सिलोफेशियल के करिकुलम में ही है पिछले 12-15 सालों से। तो नेचुरली हम लोग को हर दिन अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, उसकी भी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में, एस्थेटिक सर्जरी में ब्लेफरोप्लास्टीज हैं, आपके फेस लिफ्ट्स हैं, रिजुविनेशन है, लेजर्स यूज़ करते हैं, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, उसके अलावा और भी जिस तरह की फेस की जो रीशेपिंग के लिए की सर्जरी होती है। इवन आई वुड वांट टू ऐड आप oral cancer, ओरल कैंसर का बहुत India is the capital of oral cancer and we are very proud of you कि आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है उसके लिए। एक्चुअली ओरल कैंसर जो है वो हमारे देश में बहुत हयात से आ रहा है, खासकर हमारा जो एरिया है महाकौशल विंध्य एरिया, ये तो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर कहलाता है। और लगभग 2 लाख लोग हर साल हमारे देश में ओरल कैंसर से ग्रसित होते हैं, उसमें से लगभग 75,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो इस एरिया में हम लोग, हमारी टीम पूरी ओरल कैंसर के बारे में बहुत काम कर रही है, और अवेयरनेस के बारे में भी और कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में भी। और इसीलिए मुझे जो हमारी पूर्व राष्ट्रपति हैं शालिनी ताई पाटिल से मुझे 2009 में एक प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, और उससे मुझे और भी प्रेरणा मिली कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। और ओरल कैंसर की जो मुख्य वजह है वह सिर्फ तंबाकू ही नहीं, जो हम लोग पान मसाला गुटखा इत्यादि लोग सेवन करते हैं, और उससे मुंह की चमड़ी कड़क होने लगती है, और उसके बाद मुंह का खुलना कम हो जाता है, मुंह में खाने में जलन होती है,
लोग ठीक से बोल नहीं पाते, खा नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे छाले, अगर दांत उसमें चुभते हैं, छाले बनने से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे करीब रिसर्च से मैं ये प्रूव हो चुका है, करीब 27% लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जिनको होता है, 27% लोगों को ओरल कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से जो लोग तंबाकू गुटखा, तंबाकू वाला गुटखा जो चूने से मल के अपने होंठ के वहाँ या गाल के वहाँ रखते हैं, उनको भी जीभ का, गाल का कैंसर, गम्स का कैंसर, और इवन फ्लोर ऑफ द माउथ का कैंसर, लिप्स का कैंसर, ये सब कैंसर होते हैं। तो उसके कैंसर का इलाज तो होता ही था, हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन भी करते हैं। जैसे एक बार उतना हिस्सा, मान लीजिए जबड़े का आधा हिस्सा काट दिया, तो उसको या अपने कूल्हे की बोन से या पैर की फिबुला बोन से उसको फिर से निर्माण करते हैं। उसमें बाद में हम लोग इम्प्लांट्स लगा के दांत भी दे पाते हैं। पेशेंट को कैंसर कैसे समझ में आएगा, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? फर्स्ट थिंग है, उसको अपने मुंह को देख रहा है तो कुछ प्री कैंसरस कंडीशंस होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की एब्नॉक्शियस चीज़ें खाते रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो अपने मुंह को अंदर से देखते नहीं क्या हो, जब तक कोई सिम्टम्स ना आए। तो जो शुरुआत के दिनों में जो तंबाकू खाने से या सिगरेट पीने से एक ल्यूकोप्लेकिया जैसा वाइट पैच आता है या रेडिश वाइट पैच आता है, उसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। वो प्री कैंसरस होता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी प्री कैंसरस होता है, जिसमें मुंह नहीं खुलता है, कम खुलता है, जलन होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे से लीजन्स होते हैं मुंह के अंदर। तो जैसे लाइकन प्लेनस है, लाइकन प्लेनस आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि लाइकन प्लेनस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, और वह होती है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस में रहते हैं, जो भावनात्मक रूप से बहुत अपसेट रहते हैं, उनको लाइकन प्लेनस होता है। हालांकि ये भी प्री कैंसरस कहलाता है, लेकिन उसका कन्वर्जन बहुत ही कम, करीब 0.7% लोगों को लाइकन प्लेनस से कन्वर्जन होता है। लेकिन ल्यूकोप्लेकिया से 7 to 17% लोगों को कैंसर कन्वर्जन हो जाता है। तो जो तंबाकू वगैरह जो खाते हैं उनको भी होता है, सिगरेट पीते हैं उनको होता है, मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ये या अपनी इसोफेगस का कैंसर, सब चीज़ों के खाने, इस सब चीज़ों के सेवन से ही होता है। तो लोगों को कम से कम अपने डेंटल सर्जन को हर 6 महीने में एक बार इलाज कराना चाहिए। सिर्फ तंबाकू वगैरह से नहीं, जो लोग प्रोस्थेसिस वगैरह, डेंचर वगैरह पहनते हैं, कई बार उसके इरिटेशन से भी मुंह का कैंसर होने का डर रहता है। या किसी को कोई शार्प कस्प है या कोई ऐसी फिलिंग है जो हल्की सी टूट गई और शार्प हो गई है, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, चुभ रही है खाते समय, थोड़े दिनों बाद इतनी चमड़ी इतनी कड़क हो जाती, पता ही नहीं चलता है कि उसमें कैंसर डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए सभी लोगों को एक बार 6 महीने में, और फिर दांत की भी पूरी देखभाल, क्योंकि जो मुंह हमारा है, मुंह हमारा गेटवे ऑफ बॉडी है, और मुंह हमारे पूरे शरीर का दर्पण कहलाता है, मिरर। इट इज़ अ मिरर। वो मिरर क्यों कहते हैं हम लोग, या दर्पण क्यों कहते हैं, कि जब हम एज डेंटल सर्जन मुंह किसी का खुलवाते हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ें डायग्नोस कर लेते हैं। जैसे किसी को अगर ब्लड कैंसर है तो उसकी जीभ में और गाल में ब्लूइश कलर की छाले रहती हैं। किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड है तो उसकी टंग कोटेड रहेगी, लेकिन जो किनारे रहेंगे एकदम ललाबी वाले रहेंगे। किसी व्यक्ति को जिसको मालूम नहीं कि डायबिटीज़ है, तो जब आपके नज़दीक आता है तो उसके मुंह से जो ओडर निकलती है वो अमोनियाकल ओडर निकलती है। तो उससे समझ में आता है कि व्यक्ति को हो सकता है कि डायबिटीज़ डेवलप हो रही है। इसी तरह से जीभ अगर बहुत ज़्यादा पेल है, आपकी आँख की कंजंक्टिवा जो है वो पेल है, जीभ अगर पेल है, तो उससे ये पता लगता है कि इस व्यक्ति को हाँ एनीमिया है। उसमें ये भी अलग अलग पता चलता है, पर्नीशियस एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ये सारी चीज़ें हमारे मुंह से, तभी जब डॉक्टर पास जाते हैं तो बोलते हैं जीभ दिखाओ। अब आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा डेंटल इश्यूज आपने क्या देखे हैं पेशेंट में? अपने देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो डेंटल केरीज का है। डेंटल केरीज अर्बन सेटअप में, जो ग्रामीण इलाकों से जो मरीज आते हैं
उनको पेरिडोंटल कम प्रॉब्लम्स आ रहा है। और उसकी वजह शायद यही है कि जो अर्बन सेटअप में जो बच्चे हैं या जो भी एडल्ट लोग भी हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसको कहते हैं, ब्रेड्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, जितने भी सॉफ्ट पिज़्ज़ाज, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और बच्चे भी खाते हैं, तो इसलिए उनको डेंटल पेरीज का प्रॉब्लम ज़्यादा है। होता यह है कि ये जितने चिपकने वाले पदार्थ होते हैं, चॉकलेट्स वगैरह या मैदे की चीज़ें, वो दांत के सरफेस पे चिपक जाती और उसके बाद उसमें बैक्टीरिया को डेवलप होने की 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो अंधकार, दूसरा नमी। दोनों चीज़ें जब मुंह बंद रहता है, रात को व्यक्ति सोता है, वो दोनों चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो वो जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया है, इस ऑर्गेनिक पदार्थ में डेवलप हो जाता है और इनेमल की लेयर को एक रात में भी रफ कर सकता है। वो रफनेस के ऊपर और भी खारे के कण फंसते हैं जब, तो ये बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटांस वगैरह ये इकट्ठे होते हैं, वो डेंटल कैरीज को पैदा करते हैं। व्यक्ति को पता नहीं चलता, पता कब चलता है जब ठंडा गर्म लगने लगता है, तब भी वो कुछ पेस्ट वेस्ट कर ले या जाता नहीं है। तो वो होता ही है जब डेंटिनो इनेमल जंक्शन, जो इनेमल और डेंटिन जंक्शन जब क्रॉस हो जाता है, वो उसके बाद जब डेंटिन में आता है, तब फिर उसको थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगने लगता है, नर्व एक्सपोजर हो जाता है, तब एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, तब मरीज आता है। ये अवेयरनेस की कमी है। तो तब फिर हम लोग उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर व्यक्ति को लगे कि कहीं ना कहीं कुछ फंस रहा है, खासकर 2 दांतों के बीच की सतह है, तो उसको तुरंत दिखाना चाहिए कि ये तो एबनॉर्मल है, बीच में सुबह तक नहीं फंसा था, अब क्यों फंसता है। तो उनको तुरंत दिखाना चाहिए, तो वो देखेंगे कि दांतों के बीच में जो जगह होती है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं, वो लूज हो गए हैं, वहाँ पर खाना ऐसा शुरू होता है। क्योंकि वो तो आईने में भी देखने जाएंगे तो पिछाई में देखा। एक तो ये है, तो कम से कम 6 महीने में नहीं थी, कम से कम 1 साल में अपने मुंह की जांच कराएं। दूसरा, जो खाने के दौरान अपने जो सॉफ्ट डेब्री दांतों के बीच में फंसा रह जाता, जो लोग कुल्ला नहीं करते, रात को ब्रश करके नहीं सोते, तो अपने दिन भर जो म्यूकोजा के जो डेड सेल्स होते, टंग के, म्यूकोजा के, वो डेड सेल्स जाके अपने गम्स के ऊपर जम जाते और साथ में कुछ खाने के कण भी अगर जम गए, उसमें फिर बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। तो जो वाइट सी लेयर अपन देखते हैं, जो आसानी से सिर्फ उंगली डालने से ही साफ़ हो सकती है या ब्रश से साफ़ हो सकती है, वो साफ़ नहीं होते। उसमें जो टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, उससे गम्स में स्वेलिंग आती है। वो स्वेलिंग से हम थोड़े फूल जाते हैं, ब्रश करने के समय ब्लीडिंग होता है, कुल्ला करने के समय ब्लीडिंग होता है, एप्पल जैसी चीज़ खाने से भी काफ़ी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो उस समय अगर ध्यान दिया जाए, उस समय स्केलिंग वगैरह करा दी जाए, तो गम प्रॉब्लम नहीं डेवलप होंगे। इसके आगे की स्टेज है जब आपकी ये परत, जो कैल्शियम की परत जम जाती है, इसके ऊपर पूरी पानी में भी कैल्शियम होता है, खाने के पदार्थों में कैल्शियम, तो एक हार्ड लेयर जम जाती है जिसको टार्टर कहते हैं। तो टार्टर से कॉन्स्टेंट जो इरिटेशन होता है गम्स को, उससे फिर धीरे धीरे पस के पॉकेट्स बन जाते हैं। तो पस के पॉकेट्स बनते हैं गम्स में, मुंह के अंदर से बदबू आने लगती है, पस डेवलप हो जाती है, उसको पायरिया कहते हैं। तो पायरिया वाली स्टेज हमने गाँवों में ज़्यादा देखा है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस की कमी है। लोग दातुन करते हैं लेकिन ब्रश वगैरह तो करते नहीं, तो वो अच्छे से दांतों की सफाई तो हो पाती। तो गम्स के ऊपर इस तरह का जो टाटो है वो चलते रहते हैं। अर्बन सेटअप में लोग ब्रश तो करते हैं, सही तरीके से नहीं करते, तो हम लोग का एज डेंटल सर्जन हम लोग का फ़र्ज़ है कि उनको सही ब्रश कैसे करता है उसके बारे में सिखाया जाए। तो सही ब्रश की टेक्निक, सही ब्रश के ब्रिसल्स, सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ही करना चाहिए। तीसरा, ब्रश करने का तरीका, Dental flossing. Dental flossing, underrated. yes, dental flossing is also very important। हमारे हिंदुस्तान में तो आधे पेशेंट्स को तो पता ही नहीं रहता कि डेंटल फ्लॉस करता क्या। that's right। And I think 35% of the teeth is untouched, क्योंकि proximal areas brush जाता ही नहीं है, वो dental floss ही है जो उन areas पे जाता है। एब्सोल्युटली। और जिनके बहुत सारे ब्रिज वगैरह क्राउन्स पर लगे रहते हैं, या जो जिन्होंने इम्प्लांट्स कराए हुए थे, इम्प्लांट में तो बीच में जगह भी रखना पड़ती ताकि प्राइवेटिंग अच्छे से होती रहे,
तो उनको मैं हमेशा ओरल इरिगेशन सिस्टम, जो वाटर इरिगेशन सिस्टम आते हैं, वो यूज़ करना, सस्ती सी मशीन रहती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और उससे न्यूरोलाइजेशन बहुत अच्छे से मेंटेन की जा सकती है। तो ये मैं बता रहा था कि जो डेंटल केरीज और ये बहुत कॉमन है, उसके अलावा भी मुंह में अचानक से कभी कभी कोई चीज़ें, कोई ऐसे डिजीज़ डेवलप हो जाती है, कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, कुछ पेन होते हैं। मतलब आपके दांत आपको देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अचानक से पेन हो रहा है, तो पेन ऑफ अननोन ओरिजिन। तो डेंटल स्टोर होते, पल्प स्टोर होते हैं, तो वो अचानक से पेन करते हैं। तो मरीज को ने दिखाया भी, कई डेंटल सर्जन उसको मिस करके एक्सरे वगैरह नहीं दिया तो पता ही नहीं चलेगा। जब बाद में उसका पल्प और नर्व टिश्यू नेक्रोज हो जाता है, तब एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें लगता है कि कम से कम 6 महीने में वो की जांच टेस्ट कराना चाहिए। उससे आपको जो सिस्टेमिक डिजीज़ है, कुछ आपके शरीर में डेवलप हो रही है या डेवलप होने वाली है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी लगती है। So, Papa, you have been into this practice for 40 years. You started as a solo practitioner, and today we have a full team, a multi specialty team of dentists. तो आप उसके बारे में बताइए कि हाउ डिड यू मैनेज टू वर्क विद सो मेनी डेंटिस्ट, एंड प्लस आपने ये टीम कैसे खड़ी करी? Actually, in modern dentistry, we have various aspects. और जैसे मेडिकल साइंस में अलग अलग स्पेशलिटी होती है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स। इसी तरह से डेंटिस्ट्री में भी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री है, एंडोडोंटिक्स है, जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, और बाकी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की जाती है, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री की जाती है, जिसमें वृंदा तिरावानी हमारे साथ कैंपैची हुई हैं। शी इज़ द एक्सपर्ट ऑफ दैट, एंड शी इज़ बीइंग designated by the experts team amongst the 10 best endodontists in the country, which is a big feather in our cap. Then we have orthodontics, जिसमें हम लोग आड़े तिरछे दांतों का इलाज करते हैं, ट्रैप पैलेट और ट्रैप लिप के कच्चों का भी, जो आड़े तिरछे दांत हो जाते हैं, उसका इलाज करते हैं। उसके लिए हमारे पास डॉक्टर वीएस कोहली, जो आर्मी से रिटायर होकर पिछले 25 साल से हमारे साथ हैं, एवं उनका बेटा डॉक्टर सर्वराज कोहली, जो यहाँ डेंटल कॉलेज प्रोफेसर भी हैं, वे उनका आड़े तिरछे दांतों का इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की डेंटिस्ट्री एक अलग से विधा है, जो जिसमें हमारे पास डॉक्टर प्रियंका दोसांझ हैं, जो एक्सक्लूसिवली बच्चों पर इलाज करती हैं, उनका रूट कैनाल, उनकी फिलिंग्स, और आजकल हम लोगों ने कॉन्शियस सेडेशन की मशीन भी ले ली है, तो उन बच्चों को बिना किसी दर्द के उनका इलाज संपन्न होता है। पेरोडोंटिस्ट हैं, जिसमें गम्स का इलाज किया जाता है, जिसको कहते हैं पायरिया का इलाज, स्केलिंग और फ्लैप ऑपरेशंस वगैरह, निकोजिंजाइवल सर्जरी वगैरह होती है। इम्प्लांट्स वगैरह के भी हम लोग केस कर रहे हैं, उसमें हमारा एक प्रॉपर टीम वर्क है, जिसमें मैं एज मैक्सिलोफेशियल सर्जन, मेरे साथ में डॉक्टर अंकित शर्मा हैं, जो माइक्रोवास्कुलर सर्जन भी हैं और सब तरह की मैक्सिलोफेशियल क्रेनियोफेशियल सर्जरी भी करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम लोग की एक टीम है। और साथ में इम्प्लांट्स के लिए हमारे पास पोस्टोडोंटिस्ट हैं, डॉक्टर रौनक चड्डा, जो फिक्स्ड टीथ तो बनाते ही हैं, ब्रिज है, क्राउन्स हैं, विनियर्स हैं, लेमिनेट्स इत्यादि हैं। और उसके अलावा जो इम्प्लांट के ऊपर जो हमारी प्रोसेसेस, फुल माउथ प्रोस्टो रिहेबिलिटेशन होता है, स्माइल डिज़ाइन वगैरह है, वे उनके द्वारा संपन्न होता है। और हमारे साथ डॉक्टर पूजा कोहली भी हैं, जो पिछले 30-32 वर्षों से हमारे साथ ही हैं, जब से हॉस्पिटल शुरू किया है। और वे भी जनरल ट्रीटमेंट, सभी तरह के ट्रीटमेंट करने में सक्षम हैं, सर्जरी भी कर लेती हैं, पेरोडोंटिक्स भी कर लेती हैं, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का भी काम कर लेती हैं। चूँकि अनुभव है, क्वालिफाइड है, तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो इस तरह से सब मिला के हमारे पास करीब 10 लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, 10 डेंटल सर्जन्स की, और सभी तरह की विधाओं के ट्रीटमेंट हमारे यहाँ संपन्न होते हैं इन एक्सपर्ट्स द्वारा।
और जब काम बढ़ता है तो किसी को परेशानी भी नहीं होती, किसी को ओवरलोड वर्क भी नहीं होता है, एक दूसरे का कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे के साथ टीम वर्क होता है। और साथ में हमारे यहाँ से कुछ रिसर्च पेपर्स भी निकलते हैं जो अलग अलग साइंटिफिक जर्नल्स में भी पब्लिश होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एकेडमिक्स में मेरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुझान रहा है, तो हमारे कम से कम कई हम लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस भी, कई वर्कशॉप्स भी हम लोगों ने यहाँ संपन्न कराई हैं। विशेषकर पिछले 28 वर्षों से मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की वर्कशॉप यहाँ हॉस्पिटल में और हितकारी डेंटल कॉलेज में हम लोग संपन्न कराते हैं, जहाँ पर अमेरिका से भी टीम आती है, पूरे कंट्री से जितने भी एक्सपर्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हैं आते हैं। उस समय हम लोग गरीबों का मुफ्त में इलाज भी करते हैं। ओरल कैंसर के केसेस हैं, बड़े बड़े ट्यूबर्स हैं, एक एक केस में हम लोग को 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं। तो वो पूरी टीम जो पूरी हिंदुस्तान से आती है, वे सब अपनी निःशुल्क सेवा यहाँ देते हैं। साथ में हमारे जो विद्यार्थी पूरी कंट्री से आते हैं, वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सर्जरी का देखते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है, लेक्चर्स होते हैं। तो वो 4 दिन का ऐसा कार्यक्रम पिछले 28 वर्षों से हर वर्ष हम लोग करा रहे हैं। और उससे जनता जनार्दन का ये फ़ायदा होता है कि उन उस दौरान ये जटिल सर्जरीज में निःशुल्क उनका इलाज हो जाता है। और साथ में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको मैक्सिलोफेशियल की नई नई विधाएं सीखने मिल जाती हैं। जैसे ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट्स वगैरह हैं, जहाँ पर इम्प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों को स्थायी दांत दे सकते हैं, चाहे एक दांत हो, चाहे पार्शियल दांत हो, या पूरी बत्तीसी हो। उसे आजकल हम लोग टाइटेनियम के इम्प्लांट्स बोन में दे के, ऊपर के जबड़े नीचे की जबड़े दे के प्रॉपर फिक्स बत्तीसी दे देते हैं। वे उसे नॉर्मल दांतों की तरह ब्रश करते हैं और वो जीवन भर के लिए होते हैं। उसमें बार बार उसे चेंज करना नहीं होता है। तो वो एक टीम वर्क से हो सकता है। हम लोग मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, हमारे पेरोडोंटिस्ट और हमारे प्रोस्थोडोंटिस्ट, उनकी टीम इस इम्प्लांटोलॉजी की डिपार्टमेंट को मतलब अच्छी तरह से सुचारू से चला रही हो। काफ़ी मरीजों का इलाज होता है। इसमें हमारे पास कई बाहर के भी मरीज़, जबलपुर से बाहर के नहीं, हमारे इंडिया से भी बाहर के कई मरीज़ उस विभिन्न इलाजों के लिए जो बुला रहे हैं। मैंने देखा बाबा, आप कभी भी इन्वेस्ट करने से डरते नहीं हैं। अभी रिसेंटली हमने माइक्रोस्कोप में इन्वेस्ट किया है, डिजिटल स्कैनिंग हम करते हैं, लेज़र है हमारे पास। तो जितने भी न्यू टेक्निक्स या न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें आती हैं, यू आर द फर्स्ट वन कि नहीं हम करेंगे। तो आपको इतनी हिम्मत कैसे मिलती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो एक्सपेंसिव होती हैं। और आज की जो नई पीढ़ी है, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, जो नए डेंटिस्ट हैं जिनको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है? क्योंकि हम लोग हमेशा हर चीज़ कॉस्ट से देखते हैं कि ये महंगा है, हम ये नहीं ले पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक न्यू डेंटिस्ट जो एक बन रहा है, जो एक स्पेशलिस्ट बन रहा है, उसको आप बताएं कि कैसे चालू करें, और आप में जो हिम्मत है वो उनको हिम्मत दें। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये शौक रहा है कि अलग अलग जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या ट्रेड शोज होते हैं, उसमें मैं हमेशा जाता हूँ। वहाँ क्या नई चीज़ आई, उस नई विधा को कैसे हम अपने देश में या हम अपने शहर में जल्दी से जल्दी लाएं। तो मैं तो तारिक साहब कह सकता हूँ, पिछले 35-40 सालों में जो विधा अमेरिका में आई, यूके में आई, यूरोप में आई, सबसे पहले यहाँ ले ही आते हैं, यहाँ जबलपुर ही ले आते हैं। और उसमें डरने का इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बाकी चीज़ों में टर्नओवर एक आध चीज़ में खाता भी हो रहा है, डजंट मैटर। हम जबलपुर जैसे शहर में जहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी हर एक की बहुत नहीं होती, तो उनको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, किसी किसी को अपने एकेडमिक पर्पस के लिए फ्री भी कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल आप कुछ ट्रीटमेंट में आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट में आपके घाटे हो रहे हैं। ओवरऑल अगर आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स अच्छे हैं, तो इस एक नया पेशेंट जिसको आपने कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट दे दिया है और सेटिस्फाइड है, 10 लोगों को लेके आ। इसलिए इन्वेस्टमेंट से घबराना नहीं चाहिए। और आजकल बैंक्स हैं, प्रोफेशनल्स को तो कम लोन पे बैंक लोन मिल जाते, कम इंटरेस्ट पे, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। अननेसेसरी की चीज़ें नहीं लें, सोच समझ के कि हमारे लिए कितने काम की है। हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं,
वाकई में उस पर हम यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये है, उसको वे करना है। जैसे माइक्रोस्कोप है, हम माइक्रोस्कोप से एंडोडोंटिक्स का एकदम चमत्कार ही हो गया है। जो हम लोग के ज़माने में हम जो 2 या 3 कैनाल ढूंढते थे, आप लोग आजकल 7-7, 8-8 कैनाल उसी दांतों में ढूंढने लगे हैं। तो उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे सक्सेस एंड प्रिसिशन वर्क हो रहा है। बिल्कुल, और उससे मरीज को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। उसको लगता है कि जो ट्रीटमेंट हम अमेरिका में जाके कराते, बॉम्बे में जाके कराते, हमको यहीं मिल रहा है। कॉस्ट हमको कम मिलेगी, ये बात पक्की है, लेकिन हमारे ओवरहेड्स भी बॉम्बे या दिल्ली से कम ही, तो हम कोप अप कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कहीं पर कम पैसा वो जो अफोर्ड कर सकते हैं उससे ठीक लो, जो नहीं दे सकते उससे मत लो। तो ओवरऑल पैसे के पीछे नहीं भाग। हमारा तो समस्त जितने भी प्रोफेशनल्स खासकर मेडिकल फील्ड में हैं, हमारे डेंटल सर्जन कलीग हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, नेवर रन आफ्टर मनी, मनी विल कम ग्रोइंग बिहाइंड यू। मेरे को याद है आपने मुझे बोला जब मैंने आपके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी और कई पेशेंट्स कम पैसे देते थे, तो मुझे लगा था मैंने इतनी मेहनत की है तो पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो आपने मुझे बस एक चीज़ एक बार बोली थी कि रना तुम्हारी किस्मत वो लेके नहीं जाएगा, तुम अगर हार्डवर्क करोगी तुमको हमेशा भगवान तुम्हारी झोली भरकर ही रहेगा। एंड आई थिंक वो हो ही रहा है। बिल्कुल, तो ये तो मैं हर एक से कहता हूँ, चलिए कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है। अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो, पारदर्शिता के साथ काम करो। कभी किसी मरीज को झूठ मत बोलो। आपके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको इन्फॉर्म करो, इसके पेपर पे लिखो। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और उसको बताओ कि ये हुआ है, इसको हम ठीक करने में सक्षम है, या ठीक करने हमारे यहाँ तो बड़ी टीम है, या जिनके यहाँ टीम बड़ी नहीं है तो कह सकते हैं कि वो अपने सीनियर बुला के इसको ठीक कराएंगे। तो उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से 100% मरीज इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि अगर उनका कोई काम गड़बड़ हुआ है और डॉक्टर ठीक करने वाला है और ठीक करेगा बिना किसी और आर्थिक नुकसान के, तो मरीज हमेशा करने से होता है। बी वेरी नाइस टू पीपल। हम ह्यूमन बीइंग हैं, कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हम कितना बुरा लगता है। इसलिए मरीज के साथ बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए। मरीज को उसके रोग के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करना चाह रहे, हम क्या करने वाले हैं, उसके पॉकेट के हिसाब से उसको ऑप्शन भी देना जरूरी है। जब तक हम मरीज से बात नहीं करेंगे, उसको कन्विंस नहीं करेंगे, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। एक अनसेटिस्फाइड मरीज 10 मरीजों को रोकेगा, एक सेटिस्फाइड मरीज 50 मरीजों को लाएगा। तो ये पॉलिसी से काम करना चाहिए। फिर से कहता हूँ, पैसे के बारे में कभी मत सोचो, पैसा अपने आप आता है। लास्ट क्वेश्चन, आपको कुछ एक ऐसी विश है, क्योंकि आपने इतना सक्सेस देख लिया, आपने इतने अवार्ड्स जीत लिए, तो कुछ ऐसी विश है या कुछ ऐसी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि ये मैं ये भी कर लूँ, मुझे ये भी मिल जाए? नहीं, मिलने का नहीं, मेरी एक बहुत इच्छा है कि मैं देखता हूँ आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा होता जा रहा है। और हमारे यहाँ इतने आसपास के इलाकों में, हमारे शहर में इतनी गरीबी है कि हम जितना भी करें उतना कम है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, जहाँ पर हमारे पास महंगे महंगे डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरीज, उनके फीस वगैरह बहुत ज़्यादा मरीज़ों की पूरी तरह से निःशुल्क सेवा करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इट कॉस्ट ही होगा। तो मेरी इच्छा है कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, हम जो कमा रहे हैं हमारे घर का हर मेंबर उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे, और एक हम ऐसा चैरिटेबल जनरल हॉस्पिटल बनाएं जहां पर उन मरीजों की पूरी तरह से निःशुल्क सेवा हो सके। और मुझे पूरा मालूम है कि मेरे कई साथी, मेरे कई जानने वाले, मेरे कई शुभचिंतक, जिनसे मैं कई बार दोस्ती की वजह से पैसे नहीं लेता हूँ, वो चाहते हैं डोनेट करना। एक बार ऐसी कुछ शुरुआत होगी तो डोनेशंस भी अपने आप आने लगेंगे, और उन डोनेशन के सहारे एक जनरल, हम सुपर स्पेशलिटी बात नहीं कर रहे, एक जनरल व्यक्ति को, हाँ बेसिक, उसको कुछ तकलीफ हुई है तो वो उसका इलाज बहुत कम पैसों में या बिल्कुल फ्री हो सके, जहाँ उसको ये पिंच नहीं करे मैंने इतनी मेहनत से पूरी पूंजी पूरे जीवन में कमाई और एक बार की बीमारी में निकल गई।
ऐसा उसके मन में ना आए, ऐसी मेरी इच्छा है, ईश्वर जब पूरी कब तक। थैंक यू सो मच पापा। आई थिंक आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ एंड आई होप कि मैं कभी ना कभी आपको भी प्राउड करी। थैंक यू, थैंक यू।